राम राम जी सभी भाइयों को। आज मेरे साथ अवनीश भाई हैं प्रारब्ध वाले। अवनीश भाई राम राम। जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। जी अवनीश भाई, मैं आपकी चुनावी समीक्षा पिछले 10-12 साल से सुन रहा हूं। मतलब आप की बड़ी गहरी पकड़ है मुद्दों पे कि कौन से मुद्दे चले, कौन से पिट गए और आगे कौन से मुद्दे चलेंगे। तो सर, कल के जो चुनाव का रिजल्ट जो आया है उसमें बहुत बड़ा तंबू ताना गया था। सर्कस का तंबू देखा है? छोटा मोटा तंबू नहीं होता, बहुत बड़ा तंबू होता है। और ऐसा लग रहा था कि बस अब की बार जो राहुल बाबा की जो फिल्म रिलीज हुई है, नए पोस्टर नए नाम के साथ री रिलीज, वो सुपर डुपर हिट हो जाएगी। पर वो तो पहले ही दिन सिनेमा हॉल से पहले शो में उतर गई कल। तो सर, क्या आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो बताइए आपका टेक क्या है इस चुनाव पे। बाबा जी देखिए, ये चुनाव तो थे 5 विधानसभाओं के, यानी 5 राज्यों के चुनाव थे, जिसमें से मिजोरम का आज जो है वो काउंटिंग हो रही है। वहाँ एक अलग ही सीन है। वहाँ भी सत्ता में बनी रहने वाली मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो पीछे चल रही है और एक नई पार्टी जो एक नौकरशाह ने बनाई है उनकी आगे आ रही है। बाकी जो 4 राज्यों के नतीजे जो कल आए हैं, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से या देश की दृष्टि से या किसी और पार्टी की दृष्टि से राज्य का चुनाव जरूर रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसको अपना चुनाव लिया। आप ध्यान दीजिए कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में न राजस्थान में कोई चेहरा दिया, न मध्य प्रदेश में कोई चेहरा दिया, न छत्तीसगढ़ में चेहरा दिया, ना ही तेलंगाना में कोई चेहरा दिया। और ये चुनाव नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने अपने जन भाषणों के दौरान, यानी अपनी जो पब्लिक मीटिंग्स थी उसमें भी वो लगातार कहते रहे कि यहां आपका प्रत्याशी कमल है। ये बात वो प्रत्याशी के लिहाज से कह रहे थे, वो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे प्रत्याशी, लेकिन वो ये कह रहे थे कि चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, वो सब कमल है। तो ये एक जो ब्रांड भारतीय जनता पार्टी का, और जब भारतीय जनता पार्टी का ब्रांड आता है तो उसके अकेले ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी हो जाते हैं। 2014 से लगातार ये रवायत देखिए, और ये रवायत पिछली मतलब जब से हम लोगों ने राजनीति का ककहरा समझना शुरू किया है, उसके विश्लेषण का, तब से ये लगातार अजित भाई यही चलता रहा है कि हर आने वाला विधानसभा चुनाव, उसके नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव या कहिए फाइनल, सेमीफाइनल, इस तरह के तमाम टर्म इस्तेमाल किए जाते रहे। मजे की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद से इस चीज को बिल्कुल कभी भी हाथ नहीं लगाया कि कोई चुनाव उनके लिए जो है वो सेमीफाइनल हो, क्वार्टर फाइनल हो। लेकिन इस सबके उलट इन 5 राज्यों के चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकल पंडितों का कहा गया वो जुमला कि ये अब की तो 2024 का ये सेमीफाइनल है, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसको वेल टेक किया, लिया, ओन किया और कहा हाँ चलो, अगर यही मानते हो कि 2024 का ये सेमीफाइनल है तो आओ मुझसे लड़ लो। राजस्थान में भी कांग्रेस नरेंद्र मोदी से लड़ी है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी से लड़ी है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नरेंद्र मोदी से लड़ी है। रही बात तेलंगाना की, वहां भी नरेंद्र मोदी से लड़ी है। अब आइए जरा नतीजे देख लेते हैं। हमने आपने लगातार जब भी बात की है तो हम बहुत ज्यादा जो है वो सीटों पर बात नहीं करते, और सीटें भाई सबको पता हो गया, सब लोग टैली है, हमसे ज्यादा आपके दर्शक गिना देंगे कहाँ कौन कौन सीट है, सीट वार प्रत्याशियों के नाम बता देंगे, शायद हम लोग ना बता पाए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जब चुनाव लड़ा 5 विधानसभा का, मैं ये बात विशेष रूप से कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ने जब 5 विधानसभाओं के चुनाव लड़े तो आप जरा वोट परसेंटेज देखिए। मध्य प्रदेश में आप, यानी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कह लीजिए, चलिए एनडीए हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे 48 से 49% वोट शेयर पर पहुंच रही है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में आइए 46% पहुंच रही है, राजस्थान में आइए 42-43% पहुंच रही, और अब तेलंगाना की अगर बात कर दें तो वहां 13 पॉइंट समथिंग है, जहां से उनको
7 8 8 विधायक उनको मिले, 8। तो वहां उन्होंने डबल किया है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ इस चैलेंज को स्वीकारा, जबकि हर बार उनके सामने ये चैलेंज आता रहा है। आप याद कीजिए 2019 से पहले सो कॉल्ड सेमीफाइनल कहे जा रहे 5 राज्यों के चुनाव में सारी हार गई थी बीजेपी, लेकिन उसके बाद 2019 का नतीजा कुछ और रहा। लेकिन 2024 के चुनाव से ठीक पहले न सिर्फ नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकल पंडितों के उस चश्मे को खुद आगे बढ़ के अपने हाथ में लिया, बल्कि उसको परफॉर्म करके दिखाया। अब यहां से 2 संकेत मिलते हैं। एक संकेत मिलता है निर्वाचन के स्तर पर, यानी मतदाता, पार्टी और उसके चुनाव और कैंडिडेट और इसके स्तर पर। दूसरा मिलता है एक समाज के तौर पर, कि भारतीय समाज अब किस तरफ सोचना शुरू कर चुका है। तो अगर चुनाव के संदर्भ में अगर आप इस पूरे 5 राज्यों के चुनाव को देख लीजिए और 4 के परिणाम को देख लीजिए, तो अब यह साफ है कि डबल इंजन, यानी केंद्र और प्रदेश, इस डबल इंजन का जो फार्मूला नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी बीजेपी ने लगातार दिया है, उसको विकास से सीधे सीधे जोड़कर, अनुभव कर कर मतदाता अपना निर्णय ले रहा है। पहला तो यह है। इसके 2 उदाहरण मैं आपको गिना दूं। अब इसकी चर्चा में हम आपको दोबारा लेके आएंगे। अब एक चीज मुझे बताइए, कांग्रेस राज्यवार ये चुनाव जब लड़ने उतरी तो तीनों राज्यों में उसका एक प्लैंक तो बहुत जबरदस्त था। ओबीसी की पॉलिटिक्स हम करेंगे क्योंकि उनको मालूम है कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत हिंदुत्व के बाद, राष्ट्रवाद के बाद अगर कोई ताकत है तो वो ओबीसी वोट बैंक है, जो कि उसने पिछले 10 सालों में अन्य राजनीतिक दलों से, रीजनल पार्टी से गेन किया है। तो जातीय जनगणना का मुद्दा उठा के वो ओबीसी राजनीति खेलना चाहते थे, इसमें वो फेल हो गया। मध्य प्रदेश में उनको ऐसा लगता था कि एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर आएगा, वो प्रो इनकम्बेंसी निकल गई। राजस्थान में उनको लगता था कि रेवड़ियां बांटना और वो अलग अलग जो उनकी गारंटीज, जो उन्होंने गारंटी दी थी, उनकी किसी गारंटी पे जनता ने विश्वास नहीं किया। मोदी ने जो कहा, मतलब ये चीज इस चुनाव में एक चीज एस्टैब्लिश हुई है कि भैया गारंटी सिर्फ मोदी की है, क्योंकि मोदी विल डिलीवर। तीसरा आ जाइए, एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसको कि बताया जा रहा था कि ये तो चुनाव ही पलट देगा, वो था ओपीएस का, ओल्ड पेंशन स्कीम। सब सारे सरकारी कर्मचारी मांगते हैं, ये बात सही है। हर सरकारी कर्मचारी किसी से भी बात कर लीजिए, वो कहता है कि नहीं ओल्ड पेंशन स्कीम ले आओ, पर इस मुद्दे पे वोट नहीं देते हैं। क्यों? आप देखिए कि कल जब 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई तो सब जानते हैं कि पहला 15-20 मिनट जो है बैलेट पेपर, वो जो पोस्टल बैलेट वो गिना जाता है, उसमें तकरीबन हर स्टेट में बीजेपी आगे रही है। इसका मतलब सरकारी कर्मचारियों ने भी, क्योंकि पोस्टल बैलेट में तो ज्यादातर सरकारी कर्मचारी होते हैं, हालांकि इस बार थोड़ा बुजुर्गों को भी ये सुविधा दी गई थी, पर सरकारी कर्मचारियों ने शुरुआती बढ़त ही दिला दी थी बीजेपी को। इसका मतलब ओपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए मुद्दा तो है, पर उस पर वो वोट ऐसा नहीं है कि मोदी को हरवा देंगे, उनको चाहिए। अच्छा, उसके बाद चले जाए साहब, जितनी रेवड़ी बांटी गई थी फेल हो गई। मोदी के ऑरा के सामने, मोदी की गारंटी के सामने तमाम रेवड़ियां फेल हो गई। इसके बाद मुझे तो समझ नहीं आता राहुल जी को ये किसने बोल दिया कि अडानी अंबानी बहुत बड़ा मुद्दा है देश की जनता के लिए, कि देश की जनता को वाकई ये समझाया जा सकता है कि तुम, आपकी जो गरीबी और दुर्दशा का कारण है वो अडानी अंबानी, अडानी अमीर है इसलिए आप गरीब है। इस मुद्दे को बिल्कुल नकार दिया। तो जो मुद्दे कांग्रेस लेके आई थी वो तो सब फेल हो गए। तो इसका मतलब 2024 के लिए कांग्रेस नए मुद्दे तलाशे। मुझे सबसे बड़ा
इस चुनाव में यह कि इतनी बड़ी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो गई ना मोदी के खिलाफ, आज तक मोदी, क्योंकि ये चुनाव तो था मोदी वर्सेस ऑल ना, अशोक गहलोत मोदी से लड़ रहे थे, भूपेश बघेल मोदी से लड़ रहे थे, कमलनाथ मोदी से लड़ रहे थे, तो मोदी से हार गए सब। इसका मतलब 10 साल में ये मोदी के खिलाफ कोई कायदे का मुद्दा नहीं ढूंढ पाए हैं। क्या अगले 5 महीने में मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा इनको मिल सकता है? प्लीज अब आप मुझे ये बताइए। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मोदी की गारंटी चली, ये आपने कहा। दरअसल मोदी की गारंटी नहीं चली, और ना मोदी की कोई गारंटी है, बल्कि उसको यूं कहिए कि मोदी खुद एक गारंटी है। 2014 से क्या 2014, 2014 से क्या 2019, 2019 से क्या 2024, जहां हम सामने खड़े हैं 5 महीने दूर है, तो दरअसल मोदी ही गारंटी है। पहला तो ये हो गया है। दूसरा, कांग्रेस जिन मुद्दों को, और मैं आपसे भी कहूंगा, सड़क, बिजली, पानी, खड़ंजा, वजीफा, पैसा, रुपया, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सीमेंट, या वाह, फ्री बिट, जितने हैं, दरअसल इस देश का मतदाता उससे बाहर जा रहा है, उससे एक स्टेप आगे गया है। वो कोई नहीं पकड़ पा रहा है। इसलिए कांग्रेस या जितने भी विपक्षी दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी या यूं कहिए नरेंद्र मोदी के सामने कोई इलेक्शन प्लान कर रहे हैं, तो दरअसल वो जिस ट्रैक पर खड़े होकर प्लान कर रहे हैं, उस ट्रैक पर भारत का मतदाता चल ही नहीं रहा है, वो चलने को तैयार ही नहीं है। वो क्या है? वो है राष्ट्रवाद। दूसरा, समाज का एकीकरण। साहब, ये जो 50% के लगभग आप मध्य प्रदेश में पहुंच रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं आया है। इस 50% वोट शेयर की ताकत आप समझ रहे हैं? आपका मतदाता दूसरे लेवल पर जा चुका है। ठीक है, मैं मानता हूं कि मामा जी, शिवराज जी ने वहां पर तमाम योजनाएं चलाई, वो सारी योजनाएं कंसोलिडेट करती हैं। एक पुराना एडवर्टीजमेंट आपको याद दिलाऊं कि वही सफेदी और चमक अगर कम पैसों में मिले तो कोई ये क्यों न ले, वो क्यों न ले। एक डिटर्जेंट, महंगे ब्रांड के डिटर्जेंट के खिलाफ एक सस्ता ब्रांड का डिटर्जेंट, वहां पर उसको पोजीशन किया गया था। तो जो असली पिच है, जहां पर मतदाता खड़ा होकर डिसीजन ले रहा है, वो पिच है राष्ट्रवाद, वो पिच है बहुसंख्यक का एक होना, वो पिच है बहुसंख्यक का जब एक होना है तो जातिगत कार्ड वहां नहीं चला। इसीलिए नहीं चला क्योंकि बहुसंख्यक तो अब हिंदू होकर सोच रहा है, वो सनातन की यात्रा करना चाह रहा है और सनातन की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा, मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, डबल इंजन की सरकार का जो कॉन्सेप्ट है उसको उसने विकास से जोड़ लिया और बहुत गहरे तक जोड़ लिया। और कैसे जोड़ा? उसमें नरेंद्र मोदी की गारंटी का नट था जिसने उसको मजबूती से जोड़ लिया। 2 उदाहरण जो पिछली बार रह गए थे मैं देता हूं आपको तथ्यात्मक। मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन दोनों का उदाहरण ले लीजिए। मध्य प्रदेश के नतीजों ने सबको चौंकाया है ना। सब लोग सोच रहे थे 140 135 के आसपास आ जाएगा, बड़ा क्लोज फाइट होगी, लेकिन वहां पर धुआंधार रहा। अब अगर डबल इंजन की सरकार का कॉन्सेप्ट में मध्य प्रदेश और राजस्थान पर लागू करूं तो मध्य प्रदेश की जनता ने पिछले 5 साल और चौथे टर्म वाले मुख्यमंत्री जो होने जा रहे हैं शिवराज जी, या होंगे, वो तो पार्टी का डिसीजन है, वहां पर एंजॉय किया था 5 साल डबल इंजन की सरकार, और रफ्तार देखी थी विकास की। इसलिए उसने कहा कि नहीं साहब, हमें सब कुछ बाकी तो मिल ही रहा है, राष्ट्रवाद उसको हासिल हो रहा है, सामाजिक सुरक्षा उसको हासिल हो रही है, हिंदू एकीकरण उसको हासिल हो रहा है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिवर्तन उसको हासिल हो रहा है, उसको अपने बहन बेटी की सुरक्षा हासिल हो रही है डबल इंजन की सरकार के साथ, एक विकास का एडिशनल सारी चीजें जिसको सड़क, नाली, खड़ंजा, पुल पुलिया कहते हैं। राजस्थान के मतदाता ने यही मिस किया। उसके पास पिछले 5 साल डबल इंजन की सरकार नहीं थी, उसने विकास को रिलेट नहीं किया, और नहीं किया तो बाकी सारे फैक्टर, ऐसा नहीं है कि जाति फैक्टर, और जाति फैक्टर की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना तो अशोक गहलोत ने राजस्थान के अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया था, फिर भी उसने अवॉइड किया। तो ये जातिगत कार्ड जो नहीं चल रहे हैं वो इस वजह से नहीं चल रहे हैं क्योंकि सनातन धर्मी अब एक बहुसंख्यक एकता की तरफ सोच रहा है। इसलिए इस तरह के जाति कार्ड कहीं नहीं चलेंगे, चाहे वो जिस धरती, बिहार की जिस धरती से ओरिजिनेट हुआ है वहां भी नहीं चलने वाला है,
कांग्रेस ने इंडी अलायंस का सत्यानाश करने की कीमत पर ओबीसी कार्ड को लेके उड़े प्रयोग देख लिया, वो नहीं चलने वाला है। तो कुल मिला के एक परोक्ष और दूसरा अपरोक्ष। परोक्ष डबल इंजन की सरकार यानी विकास, सक्षम नेतृत्व, केंद्र और स्टेट में एक ही पार्टी की सरकार ताकि बीच में कोई व्यवधान ना आए, ये परोक्ष कारण है। अपरोक्ष कारण इस एकीकरण के वो है सनातन का एकीकरण, बहुसंख्यक का एक मजबूत होना, जातीय समीकरणों का ध्वस्त होना, हिंदू हिंदू के तौर पर इकट्ठा हो रहा है, हिंदू के तौर पर अपने चुनावी डिसीजन ले रहा है। आप चाहे इसे ध्रुवीकरण कह लीजिए, आप चाहे इसे एकीकरण कह लीजिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। विरोधी इसको ध्रुवीकरण कहेंगे और सनातन धर्मियों को इसको एकीकरण मानना चाहिए। ये भारत के लिए शुभ है। और जो सबसे बड़ी बात है, 50% का वो आंकड़ा संभवतः 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऑन एवरेज पैन इंडिया अचीव करने की राह पर चल पड़ी है, अपनी हिंदी पट्टी का उदाहरण देते हुए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये बहुत बड़े राज्य हैं, सांस्कृतिक रूप से बहुत बड़े राज्य हैं, राजनीतिक रूप से बहुत बड़े राज्य हैं, वो तो है ही हैं। सामाजिक रूप से इतना आप उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा अलग नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ वो सब अवयव मौजूद हैं, वो सारे फैक्टर्स मौजूद हैं जिनके आधार पर अब पैन इंडिया भारत के भविष्य की राजनीति का आकलन कर सकते हैं। इसलिए हिंदी पट्टी ने जहां से चुनावी रणनीति कामयाब होती है या वहीं आके खत्म हो जाती है, असफल हो जाती है, वहां सनातन धर्मियों ने यह समझ लिया है और हिंदू एकीकरण हो रहा है। इसलिए उसका अपने आप स्वाभाविक नतीजा है, जब बहुसंख्यक एकीकरण होगा तो जाति बंधन टूटेंगे। 2014 से यह शुरुआत हो चुकी थी, 2019 में और मजबूत हुई और 2024 में ये बहुत ज्यादा मजबूत होने जा रही है। और मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी वालों को, यानी मजाक में मैं कहूंगा भाजपाइयों को, अब की बार 400 पार का नारा शुरू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब समाज चुनाव लड़ रहा है, नरेंद्र मोदी उसको चुनाव लड़वा रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी की गारंटी और समाज का चुनाव लड़ना। आप राजस्थान में लगभग 30 सीटों का नुकसान हुआ है, सबको पता है किस वजह से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 18, 20, 25 सीटों का नुकसान हुआ है। लेकिन उस जातीय दंभ से भरी राजनीति, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उच्च कुल राजा महाराजा ही राज कर सकते हैं, उस दंभ को तोड़ने की कीमत पर यह घाटा सहा है भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में। और वो दंभ टूटता हुआ नजर आया है जब वही 5 साल के बाद पहली बार नजर आए हैं वो राजे महाराजे सड़क पर घूमते हुए। तो ये सीधी सी बात है कि नरेंद्र मोदी की भाजपा हिंदू विशाल एकीकरण की बात करती है, न उसमें उसकी लिस्ट में न राजे हैं, न रजवाड़े हैं, न छत्रप हैं। और यही शायद वो वजह है कि छोटे छोटे छत्रप जो जातीय दुकान खोल के बैठे थे, उनका भी सत्यानाश हुआ है, उनकी भी राजनीति खत्म हुई है। भले तेलंगाना का रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में गया हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वहां उपस्थिति उतनी सशक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मेहनत कर रही है और डबल किया है, 13% के आसपास उनका वोट शेयर रहा है। 8 उनके पास जो है वो सांसद विधायक हो गए हैं। लेकिन वहां भी केसीआर जैसे क्षेत्रीय छत्रप का भ्रम टूटा है, उनकी राजनीति खत्म हुई है, भले वो कांग्रेस ने खत्म की है। तो कुल मिला के 2-3 चीजें हो रही हैं। सनातन का एकीकरण हो रहा है, इसके सापेक्ष जाति बंधन स्वाभाविक रूप से अपने आप टूट रहे हैं, क्योंकि एकीकरण अगर कहीं होगा तो उसका सामना वही होगा कि दूसरा जो अपोजिट बंधन है वो टूटेगा, यानी जाति बंधन टूट रहे हैं। दूसरा, सक्षम नेतृत्व के सामने डबल इंजन की सरकार से विकास को सीधे रिलेट कर रही है पब्लिक, और उसमें सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना कि 4 चांद लगा रहा है मोदी नाम की गारंटी, यानी मोदी ही गारंटी है। तो ये कुल मिला के एक ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिसमें इन 4 राज्यों के केवल चुनाव को मत देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव को मत देखिए, मैं तो इसको अब 5 से गुणा करना चाहूंगा 2024 के बाद भी, क्योंकि भारत का मतदाता जिस राह पर चल चुका है वो रास्ता अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 50% से ऊपर लेके जा रही है। और 50% से ऊपर चले जाने के बाद फिर अपराजय स्थिति हो जाएगी। मैं तो कहूंगा 45, 48, 56, 59 सोचिए, 2024 तो सोचना है ही नहीं जी।
कल मोदी जी ने अपने संबोधन में जाति जनगणना का जवाब देते हुए कहा कि असल में अब भारत में 4 जातियां हैं। उन्होंने एकदम स्पष्ट, और ये मैं शुरू से कहता हूं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी मैं चुनावी विश्लेषण करता हूं तो मैं सीधे सीधे वोट परसेंट और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी किसको वोट कर रही है इस पे ध्यान देता हूं। तो कल मोदी जी ने कह दिया कि साहब सबसे बड़ी जाति है गरीब की, सबसे बड़ी जाति है माताओं बहनों की, महिलाओं की, सबसे बड़ी जाति है युवा की, और सबसे बड़ी जाति है किसान की। उन्होंने देश को 4 जातियों में विभाजित कर दिया। उन्होंने न हिंदू मुसलमान का नाम लिया, न ठाकुर बामन जो है बनिया का नाम लिया। अब आ जाते हैं साहब सबसे पहले महिलाओं पे और गरीब। भाई एक बात बताइए ना, जब गरीब को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मिलता है तो सबसे बड़ी चिंता तो ये महिला की दूर होती है ना कि रात को खाना क्या बनेगा। तो उसको मालूम है मुझे गेहूं चावल दाल की कमी नहीं है। तो महिला की तो सबसे बड़ी, उसके बाद अब तक जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, भाई महिला के सामने सबसे बड़ी समस्या रहती थी ईंधन की। मैंने तो गांव में रह के देखा है कि ईंधन जुटाना गांव के बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, इवन पुरुषों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क रहता है सर। और बरसात के दिनों में इतनी चिंता का विषय रहता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ईंधन की समस्या उज्ज्वला योजना ने समाप्त कर दी। अब दूसरी बात करें शौचालय, शौचालय की पीड़ा, शौचालय न होने की पीड़ा महिला से अधिक कौन, मतलब सर मैंने खुद अपनी आंख से देखा है महिलाओं के का वो दर्द। वो सोचिए आप कि शौच से निवृत्त होना है तो अंधेरा होते होते सुबह सुबह उठ जाओ और निपट आओ, नहीं तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। कभी दिन में कोई महिला अगर शौचालय के लिए किसी आड़, अच्छा गांव में आजकल समस्या ये है कि आड़ मिलती नहीं है। तो अच्छा यदि कोई महिला 8 बजे शौचालय के जा रही है तो पुरुषों की क्या क्या ताने सुनने को मिलते थे। अच्छा उसके बाद सारा दिन इंतजार करो रात को अंधेरा होने का। सर मुझे उस नेता की बात नहीं बोलती कि हम लोग जब चुनाव प्रचार के लिए जाते थे तो रात्रि में महिलाएं सड़क के किनारे बैठी होती थी और जब कोई गाड़ी आती थी तो खड़ी हो जाती थी। सर कितनी बड़ी समस्या थी महिलाओं के लिए, जिसको अच्छा 70 साल तक ये कहते हैं ना हमने देश का इतना विकास किया, नेहरू जी ने ये किया वो किया, अरे तुम भारत की महिलाओं को एक शौचालय तक नहीं दे पाए। ये तो मोदी जी की देन है कि आज भारत के हर घर में शौचालय है। अब उसका प्रयोग करे ना करे वो अलग बात है। और एक बात और बता दूं आपको, मैंने देखा है, मैं गांव में आजकल जिस गांव में रहता हूं पारोली सिकरवार में, कोई महिला खुले में शौच नहीं जाती है। तो सर ये सारी जो कल्याणकारी, जी आप कुछ कह रहे थे। जी, शौचालय वाली बात पे मैं एक ऐतिहासिक तथ्य खाली जोड़ दूं आपकी बात में। राम मनोहर लोहिया साहब, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और राम मनोहर लोहिया को बाबूजी कहती थी। एक तरह से बड़ा दूसरे तरह का रिश्ता था, लेकिन राम मनोहर लोहिया साहब विरोध में थे। राम मनोहर लोहिया ने इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए इसी सदन में कहा, इंदिरा, ये मैं कोट कर रहा हूं राम मनोहर लोहिया साहब को, उन्होंने सदन में संसद में बोलते हुए कहा कि इंदिरा, मैं अगले 5 साल तक तुम्हारा विरोध करना छोड़ दूंगा। गांव में माताएं बहनें दिन और रात में जब शौच के लिए जाती हैं तो उन्हें बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और मेरे गांव को जाते हुए हर रास्ते और टट्टियों से सने पड़े हैं। इंदिरा, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ रहा हूं, हमारे गांव में सामुदायिक शौचालय बनवा दो। उस समय हर घर शौचालय की कल्पना नहीं थी राम मनोहर लोहिया जी को भी। दूसरा, राम मनोहर लोहिया ने एक बात उसी भाषण में कही थी कि इंदिरा, मैं अगले 5 साल फिर तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा, एक काम और करा दो,
मेरे गांव घरों की माताएं बहनें चूल्हा फूंकते फूंकते उनकी आंखें खत्म हो रही हैं। उनको किसी तरह कोई प्रयोजन करके कोई धुआं रहित चूल्हा दिलवा दो। ये दो मांगे जो 70 के दशक में समाजवादी पुरोधा राम मनोहर लोहिया ने उठाई थी, उसको पूरा किसने किया? उसको पूरा किया 2014 में आने के बाद नरेंद्र मोदी। तो आपने जब सवाल उठाया ना कि 70 साल इन्होंने ग्रामीण महिलाएं, और हम भी उसी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और यकीन मानिए ये बिल्कुल सही बात है कि चक्रोट पर जब कोई 4 पहिया 2 पहिया गाड़ी चली आती थी तो वो महिलाएं सर पर घूंघट लिए और खड़ी हो जाती थी। ये हमने देखा है। ये छोटी बात, और उसी हर घर शौचालय का मजाक उड़ाया। मैं एक बात कहा करता हूं, इसको कोई जो है आपके दर्शक इसको बहुत भारी उपमा और इसको चाटुकारिता भी कह दें तो मुझे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन ये बात मैं सच होते हुए देख रहा हूं 2014 से, और 2014 से पहले भी। मैं कोट करता हूं सर कि नरेंद्र मोदी प्रचंड विरोध और नफरत की सुनामी पर तैरते हुए राजहंस हैं। जितना ऊंचा उनका विरोध करोगे उतने ऊंचे नरेंद्र मोदी जाएंगे, क्योंकि वो सत्ता पर तैरते हैं। पनौती शब्द कांग्रेस, दरअसल मैंने आपको शुरू में कहा ना कि बीजेपी जिस पिच पर चल रही है, कांग्रेस उस पिच पर आकर तो छोड़िए, वो अलग पिच पर राजनीति कर रही है। उसको ये नहीं पता है कि वोटर के दिमाग में क्या परिवर्तित हो गया है। और आपने बात कही ना 5 किलो राशन, उज्ज्वला गैस, शौचालय, ये सब उसी में आ रहा है जो मैंने अपने पिछली बात में कहा था कि जब एक महंगे ब्रांड के डिटर्जेंट के सामने एक ऐड आया था तो ये हुआ था कि वही सफेदी वही चमक अगर कम दाम में मिले तो कोई ये क्यों ना ले, वो क्यों ले। मोदी की गारंटी सामने है, उनको पता है कि 5 किलो राशन तो छोड़ो, हमें और भी सब कुछ मिल रहा है, और देखा है उन्होंने। इसलिए मैंने कहा कि डबल इंजन सरकार वाला मॉडल उनको समझ में आया, जनता को लगातार समझ में आ रहा है। दूसरा एक चीज सर, खाने की गारंटी कांग्रेस ने दिया। ये कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी जब तब हमेशा दोहराते रहते हैं कि हमने लोगों को खाने की गारंटी दी। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी ने मनरेगा के बारे में संसद में कहा था कि मैं मनरेगा को जिंदगी भर जब तक रहूंगा तब तक ढोल ताशे बाजे के साथ चलाता रहूंगा, क्योंकि आपने देश की बहुसंख्यक जनता को जो नीडी थी उसको गड्ढे खोदने पर लगाया। मैं आपकी इस योजना को चलाता रहूंगा, मनरेगा को। आपने खाने की गारंटी दी, किस बात के लिए दी? मजदूर बना के दिया ना, उसके एवज में काम लिया ना। और एक हमारे यहाँ कहावत आप जानते हैं, एक सामान्य परिवार में एक कहावत कही जाती है ना कि एक सोच भी है कि भाई साहब आप किसी को भोजन की गारंटी दे दीजिए, उसको ये हो कि मैं खाऊंगा, मुझे शाम को राशन की चिंता नहीं है। फिर उसके क्रिएटिव दिमाग चलते हैं, फिर वो अपने कर्म बल से बाकी चीजों का, रोजगार का सृजन करता है और तमाम चीजें करता है। कुछ लोग इसका विरोध इसी बात पर करते हैं कि साहब आप राशन दे रहे हैं वो तो काहिल हो जाएंगे। अरे राशन सिर्फ इस बात की गारंटी होता है कि तुम भूखे नहीं सोगे। जाओ कहीं नया प्रयास करो, करते रहो, सफल हो जाओगे तो काम करोगे। यानी जिंदगी भर उसी जमींदारी प्रथा के तहत कि केवल पेट भरने के लिए तुमको मनरेगा की मजदूरी करती रहनी है, ये व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने समाप्त किया है इन 5 किलो राशन की गारंटी और तमाम चीजें देके। तो कुल मिला के ये है कि जनता चल रही है बहुसंख्यक एकीकरण के रास्ते पर, साथ में उसको दोनों हाथों में विकास मिल रहा है, खाने की गारंटी मिल रही है, देश का उन्नत विकास हो रहा है, वैश्विक राजनीति में देश महत्वपूर्ण है, और ये सब कुछ हो रहा है मोदी नाम के गारंटी के साथ। तो फिर कोई ये क्यों ले, ये क्यों न ले, वो क्यों ले? इसलिए कांग्रेस और बाकी विपक्ष कहां छूट रहा है, किस सर्विस लेन में छूट रहा है, उसको अभी भी यकीन नहीं है। सड़क नाली खड़ंजे पर यह देश वोट करना भूल चुका है, क्योंकि ये सड़क नाली खड़ंजा तो उसको बाय डिफॉल्ट मिल रहा है नरेंद्र मोदी के टर्म में। इसलिए अब ये कोई घोषणा नहीं रहेगी कि आपके क्षेत्र में पुल बनवा देंगे। ऐसी घोषणाएं बहुत कम से मिलेंगी, पुल बन चुके हैं, कहां करोगे घोषणा? 24 घंटे बिजली मिलेगी, अब ये तो कह नहीं पाओगे कि 24 में 26 घंटे बिजली मिलेगी, अब क्या करोगे घोषणा? इसलिए फिजिकलिटी पर यही कारण है कि
कमलनाथ की 5 गारंटी पर जनता ने ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि अशोक गहलोत की इतनी योजनाओं पर जनता ने ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में भूपेंद्र के तमाम जो है वो लालचों पर जनता ने ध्यान नहीं दिया। तो उसका कारण यह है कि जनता को अब बहुसंख्यक एकीकरण का रास्ता मिल चुका है। मजबूत पार्टी के रूप में, मजबूत नेता के रूप में उसको एंकर करने वाला सामने है। इसलिए अब वो कहीं अहजा में नहीं है। इसलिए 2024 में ही नहीं, बल्कि आगे आने वाले 4 से 5 चुनावों तक की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी निकल चुकी है। 50% के आसपास जिस दिन खेलने लगेगी भारतीय जनता पार्टी, उस दिन कांग्रेस को अपनी पिच बदलनी पड़ेगी, नहीं बदलनी पड़ेगी। कांग्रेस रहेगी, नहीं रहेगी, विपक्ष रहेगा, नहीं रहेगा। मैं विपक्ष रहेगा, नहीं रहेगा इसलिए अलग से गिना रहा हूं क्योंकि क्षेत्रीय छत्रपों पर संकट है। जातिगत पॉलिटिक्स खत्म, लोकल नेता खत्म। जातिगत पॉलिटिक्स खत्म, लोकल ब्लैकमेलर्स खत्म। तो इसलिए अंततः कंक्लूजन यही है कि भारतीय जनता पार्टी से और नरेंद्र मोदी की गारंटी से लोहा लेने के लिए इनको अभी समझना पड़ेगा। और 5 महीने का समय, अब ये 5 महीने के समय में इनको कुछ समझ में आना नहीं है। जी, तो आपकी बात को मैं, कंक्लूजन वाली बात को मैं पकड़ता हूं कि कोई गारंटी नहीं, मोदी ही सबसे बड़ी गारंटी है कि यदि मोदी हैं देश में तो देश सुरक्षित है और देश अपने आप को सिक्योर फील करता है। गांव का बच्चा, गांव की औरत, गांव की माताएं बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। खैर साहब, ये तो बात हो गई। आज 31 मिनट 32 मिनट का वीडियो बन चुका है और अभी तो हम हाँ जी बोलिए। एक छोटी सी बात, इसको अंतिम बात मेरी है। एक छोटी सी बात खाली कंक्लूड कर दूं। जब मोदी की गारंटी और मोदी ही गारंटी हैं, इसको पॉजिटिव रूप में हम आप बात कर रहे हैं या पूरी भाजपा बात कर रही है या भाजपा समर्थक बात कर रहे हैं, उसी के साथ जब मैंने ये कहा कि अब ये लंबी यात्रा पर निकल रही है भाजपा 50% को आगे लेके, तो एक खतरा भाजपा के लिए भी है। मोदी नाम की गारंटी के समय उनका पूरा होने के बाद, भाई एक समय आएगा ना जब नरेंद्र मोदी रिटायर होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, एनडीए के अंदर एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है कि अब इस गारंटी से मिलती हुई कोई गारंटी सामने आए, क्योंकि जनता की अपेक्षा मोदी जैसे गारंटी को लेने की है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस पे काम कर रही होगी और उसका स्वाभाविक कोई गारंटर वो निकल के आएगा तो वो मोदी की गारंटी को मैच करेगा, और मैच करेगा तो फिर इसीलिए मैं कह रहा हूं, लोग कह सकते हैं, ये बात मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि मैंने कहा कि अब ये 4, 5, 6 चुनाव तक चलेगा। तो लोग ये सोच सकते थे कि नरेंद्र अकेले मोदी थोड़ी ना रहेंगे 4-6 चुनाव तक। अरे भाई, हम भी नहीं, संभवतः हम आप भी नहीं रहेंगे 4-6 चुनाव के बाद। तो इसलिए ये एक जो गारंटी की बात है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये मोदी ने एस्टेब्लिश कर दिया है और इससे पार पाना होगा, इसको मैच करना होगा खुद भारतीय जनता पार्टी को भी आगे आने वाले भविष्य में। जी, तो मैं अब, चूंकि आज का वीडियो तो हम यहां समाप्त करेंगे, पर मुझे अभी एक चर्चा आपसे और करनी है कि इस चुनाव में धार्मिक जो ध्रुवीकरण हुआ है, और एक बात तो एकदम स्पष्ट होकर निकल के आई है कि मुसलमान वापस कांग्रेस में लौट रहा है। तो यदि ये एस्टैब्लिश हो गया है तो अब, और 6 तारीख को शायद इंडिया अलायंस की बैठक बुला ली गई है, पर युवराज तो जा रहे हैं मसाज कराने 3 देशों की यात्रा पे। तो खैर, अब चूंकि मुसलमानों ने अपना रुख स्पष्ट किया है, तो अब आने वाले चुनाव 2024 की रणनीति बनाने में जो स्ट्रेटेजी बनेगी, उस पे ये इस चुनाव का क्या असर पड़ेगा, इसकी चर्चा पर हम अगली वीडियो में करेंगे, जो कि मैं बहुत जल्दी आपके साथ करूंगा, दर्शकों को बता दूं। तो आज की चर्चा हम यही समाप्त करते हैं, और आज की चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि इन 3 राज्यों में जनता ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि मोदी ही सबसे बड़ी गारंटी है।
तो अवनीश भाई, आज सुबह सुबह मैंने आपको पकड़ लिया, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये चर्चा पसंद आई होगी। अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच अवनीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, नमस्कार।